अस्सलामुअलैकुम। सेवन्थ क्लास आज हम पढ़ेंगे हिस्ट्री में अपना चैप्टर 1 जिसको हम कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया था, कलेक्शन तक। आगे पढ़ेंगे न्यू सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप्स, यानी कि जो सामाजिक ग्रुप होते थे और राजनीतिक ग्रुप होते थे। समाज में हमारे किस तरह के लोग होते थे और उस वक्त की राजनीति किस तरह से चलती थी, कौन लोग चलाते थे, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। The study of thousands years between 700 and 1750 is a huge challenge to historians, largely because of the scale and variety of developments that occurred of the period. At different moments in this period, new technologies made their appearance. तो यहाँ पे क्या बताया गया है? यहाँ पे ये बताया गया है सन 700 से लेकर सन 1750 के बीच में जो भी हुआ उसको पता लगाना हिस्ट्रियंस के लिए एक बड़ा चैलेंज है। और यहाँ पे वर्ड आया है हिस्टोरियंस होता है जो इतिहास के बारे में रिसर्च करता है, उसके बारे में बहुत ज़्यादा खोजबीन करता है। हमने पिछले चैप्टर में भी पढ़ा था हिस्टोरियंस किसे कहते हैं। और यहाँ पे हिस्टोरियंस का मतलब है जो रिसर्च करके हमें बताए कि इतिहास में हुआ क्या क्या था। तो एक ह्यूज चैलेंज यानी एक बड़ी चुनौती है हिस्टोरियंस के लिए कि सन 700 से लेकर सन 1750 के बीच में क्या क्या हुआ था उसको पता लगाना। क्यों है? न्यू टेक्नोलॉजीज़ मेड देयर अपीयरेंस। इस वक्त में बहुत सारी न्यू टेक्नोलॉजीज़ हमारे सामने आई थी, लाइक द पर्शियन व्हील इन इरिगेशन। सिंचाई के लिए ये जो आपको दिख रहा है पर्शियन व्हील, सिंचाई में इसका उपयोग होने लगा था। द स्पिनिंग व्हील इन वेविंग। स्पिनिंग व्हील यानी कि जो हम चरखा चलाते हैं, जो कपड़ा वगैरह काटने के लिए चरखा चलाते हैं, उसको कहते हैं स्पिनिंग व्हील। एंड फायर आर्म्स इन कॉम्बोट। और लड़ाई में बारूदों का इस्तेमाल होने लगा था। न्यू फूड एंड बेवरेज अराइव्ड। खाने और पीने की नई चीज़ें आने लगी थी। पोटैटोज़, कॉर्न, चिलीज़, टी एंड कॉफ़ी, ये सब चीज़ें हैं। इनको आपको एक बार याद कर लेना है कि क्या क्या इस वक्त में हमारे सामने नई चीज़ आई थी। पोटैटोज़ आए थे यानी कि आलू का आविष्कार हुआ था उस वक्त। कॉर्न मक्के का, चिलीज़ यानी कि मिर्चों का, टी चाय और कॉफ़ी का। Remember that all these innovation, new technologies and crops came along with people who brought other ideas with them as well. As a result, this was a period of economic, political, social and cultural changes. You will learn about some of these changes in chapter 6. तो ये जो वक्त था सन 700 से लेकर सन 1750 के बीच का, इसमें क्या क्या चेंजेस हुए थे? क्योंकि खाने और पीने की नई चीज़ें आई थी और लोगों ने एक जगह से दूसरी जगह सफ़र करना भी शुरू करा था बहुत ज़्यादा। तो कौन कौन से चेंजेस आए थे? इकोनॉमिकल यानी कि जो अर्थव्यवस्था में जो चेंज आया था। पॉलिटिकल, जो राजनीति में चेंज आया था। सोशल यानी जो समाज में चेंज आया था। और कल्चरल, उनकी संस्कृति में, यानी लोग एक जगह से दूसरी जगह गए तो वहाँ जहाँ जाने के बाद या दूसरी जगह से कहीं और लोग गए तो वहाँ पे पॉलिटिकल चेंजेस आए, मतलब वहाँ की राजनीति में बदलाव हुए, वहाँ के समाज में बदलाव हुए, वहाँ के कल्चर यानी कि संस्कृति को एक दूसरे ने अडॉप्ट किया, उसमें घुल मिल गए। तो इसके बारे में हम चैप्टर 5, 6 और 7 में पढ़ेंगे। दिस वॉज ऑल्सो पीरियड ऑफ ग्रेट मोबिलिटी। ग्रुप्स ऑफ पीपल ट्रेवल्ड लॉन्ग डिस्टेंस इन सर्च ऑफ अपॉर्चुनिटी। द सबकॉन्टिनेंट हैड इमेंस वेल्थ एंड द पॉसिबिलिटीज फॉर पीपल टू कवर फॉर्चून। One group of people who became more important in this period were the Rajputs, a name derived from Rajputra, the son of ruler between the 8th and 14th century. The term was applied more generally to a group warrior who claimed Kshatriya caste citizenship. अच्छा, ये जो वक्त था सन 700 से सन 1750 का, इसमें क्या क्या था? इसमें लोग एक जगह से दूसरी जगह पर बहुत बड़े स्तर पर सफ़र किया लोगों ने, यानी कि क्या किया? सफ़र किया, मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह हिजरत की, एक जगह से लोग बड़े पैमाने पर लोग गए। तो इन सब वक्त में एक ग्रुप ऐसा था जिसको हम बोलते हैं राजपूत। राजपूत जो लोग होते थे वो इस समय में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते थे। राजपूत जो शब्द आया वो है राजपुत्र से, यानी कि राजाओं के जो बेटा होता है उससे। 800 से लेकर 14वीं शताब्दी तक ये जो शब्द है राजपूत, वो वॉरियर पर, यानी कि जो लड़ाई जो लोग लड़ते हैं, जो वॉरियर होते हैं, जो योद्धा होते हैं, उनके लिए अप्लाई होती थी। यानी जो लोग सेनाओं में होते हैं या एक दूसरे से लड़ते हैं,
जिनको हम योद्धा कहते हैं, उनको क्या कहा जाता था? उनको राजपूत कहा जाता था। आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। द टर्म इंक्लूडेड not just rulers and chieftains but also soldiers and commanders who served in armies of different monarchs all over subcontinent. A chivalric code of conduct, extreme valor and great sense of loyalty were the qualities attributed to Rajputs by their poets and bards. अच्छा, इसमें क्या बताया गया है कि सिर्फ सैनिक ही नहीं, सिर्फ शासक ही नहीं, रूलर्स माने शासक, बल्कि चिफ्टेंस बट ऑल्सो सोल्जर्स, जो सामंत लोग होते थे, जो बड़े बड़े लोग होते थे, और सोल्जर्स, और जो सैनिक होते थे और कमांडर होते थे, जो आर्मी में अपनी सेवाएं दिया करते थे, वो भी राजपूत शब्द का इस्तेमाल किया करते थे। अच्छा, राजपूत शब्द, राजपूतों के बारे में उनके कवियों ने बहुत सारी उनकी विशेषताएं बताई हैं, जिसमें लॉयल्टी को सबसे ऊपर रखा है, यानी कि जो राजपूत होते हैं वो वफादार होते हैं, ऐसा उनके कवि, जो राजपूत कवि जो होते थे वो लिखते थे। अदर ग्रुप्स ऑफ पीपल सच एज द मराठास, सिख्स, जाट्स, अहोम एंड कायस्थ, a caste of scribes and secretaries also used opportunity of the age to become politically important. अच्छा, जो राजपूत होते थे वो तो कहाँ इम्पोर्टेंट थे? वो तो लड़ाइयों में, युद्ध में इम्पोर्टेंट होते थे। लेकिन जो अदर ग्रुप्स हैं, यानी जो मराठा हैं, जो सिख हैं, जो जाट हैं, जो अहोम हैं, ये सब क्या थे? तो जो कायस्थ हैं, ये सब क्या थे? ये पॉलिटिकली बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व थे, मतलब ये राजनीति में इन्वॉल्व थे। राजपूत जो थे वो युद्ध में इन्वॉल्व थे बहुत ज़्यादा, और ये जो ग्रुप थे मराठा, सिख, जाट, अहोम और कायस्थ, ये सब राजनीति में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व थे। कायस्थ, यहाँ पे एक वर्ड आया कायस्थ। कायस्थ एक ऐसी जाति है जो स्क्राइब्स और सेक्रेटेरियट्स, यानी जो लिखा पढ़ी का काम करती थी और हिसाब किताब का काम देखती थी। एक शासन में कायस्थ जाति ऐसी थी जो लिखा पढ़ी का काम देखती थी और शासन में पैसों का हिसाब किताब भी रखती थी। Throughout this period, there was a gradual clearing of forest and the extension of agriculture. A change faster and more complete in some areas than other changes in their habitat forced many forest dwellers to migrate. Others started tilling the land and become peasants. अच्छा, एक बदलाव और आया इस वक्त में कि जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ता गया, जंगलों की कटाई शुरू हो गई और जो खेतीबाड़ी का जो एरिया था वो एक्सटेंड होता चला गया, यानी कि वो बढ़ता चला गया। तो इसका परिणाम क्या हुआ? इसका परिणाम ये हुआ कि जो जंगलों में लोग रहते थे, जो जंगल के हैबिटेट थे, हैबिटेट कहते हैं जो जहाँ रहता है उसको उसकी आदत लग जाती है, जो जंगल के हैबिटेट थे उनको क्या हुआ? कुछ को या तो जंगल छोड़ देना पड़ा, फॉर्स्ड मैनी फॉरेस्ट ड्वेलर्स टू माइग्रेट, यानी उनको माइग्रेट करना पड़ा, वहाँ से जाना पड़ा, और जो कुछ थे वो क्या हुआ? वो वहीं पे किसान बन गए। पीसेंट माने किसान बन गए। किसान बन गए। तो उसके बाद क्या था? These new peasant group gradually began to influenced by regions, markets, chieftains, priests, monasteries and temples. They become part of large complex society and were required to pay taxes, offer goods and service to local lords. तो ये जो नए कृषक बने थे, जो जंगल में रहने वाले लोग जो नए बने थे, ये क्या होते थे? ये इन्फ्लुएंस होते थे, यानी प्रभावित होते थे। इन्फ्लुएंस का मतलब होता है किसी को प्रभावित करना। किस किस से प्रभावित होते थे? ये होते थे रीजनल मार्केट्स, यानी कि जो धार्मिक बाज़ार होते हैं उनसे, चिफ्टेंस यानी सामंत लोग, प्रिस्ट माने पुजारी, मोनेस्ट्रीज माने मठ, और टेम्पल्स माने मंदिर, यानी कि धार्मिक भेदभाव, धार्मिक जुगाव इनकी ओर बढ़ने लगा था। दे बिकम पार्ट ऑफ लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स सोसाइटी, वो बड़ी सोसाइटी का हिस्सा बन गए थे। एंड वर रिक्वायर्ड टू पे टैक्सेस एंड ऑफर गुड सर्विस टू लोकल लॉर्ड्स, और उन्हें जो कर देना पड़ता था, यानी कि टैक्स पे करना पड़ता था, और अच्छी सर्विस देनी पड़ती थी वहाँ के लोकल लॉर्ड्स को, यानी कि जो वहाँ पे लोकल लॉर्ड होता था, जो वहाँ का शासक होता था,
उसको एक कर देना पड़ता था और एक अच्छी सर्विस भी देनी पड़ती थी। किसको? इन लोगों को, जो नए नए कृषक बने थे, जो जंगलों से निकल कर आए थे, जो नए कृषक बने थे। वो एक तो धार्मिक भेदभाव उनकी ओर ज़्यादा था, यानी वो धर्म की ओर ज़्यादा ध्यान देते थे, और वहाँ के लॉर्ड्स को टैक्स भी पे करते थे। एज अ रिजल्ट सिग्निफिकेंट economic and social difference emerged among us peasants. Some possessed more productive land, others also kept cattle, and some combined artisanal work with agriculture activity during the lean lesson. As society became more differentiated, people were grouped into jatis and subcastes and ranked on the basis of their background and their occupations. Ranks were not fixed permanently and varied accordingly to the power, influence, and resources controlled by member of the jati. The status of the same jati could vary from area to area. तो इसके बाद क्या बताया गया हमें? इसके बाद यही बताया गया कि एज अ रिजल्ट ए सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक एंड सोशल डिफरेंस इमर्ज। तो इस सब का रिजल्ट ये आया कि एक जो हमारी अर्थव्यवस्था में और हमारी राजनीति में एक बड़ा चेंज आया, जिसका परिणाम ये हुआ कि उनमें सामाजिक अंतर बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा। कुछ लोग तो बहुत ज़्यादा अमीर हो गए, सम पोजेस मोर प्रोडक्टिव लैंड, किसी के पास उपजाऊ ज़मीन बहुत ज़्यादा हो गई, कि कोई जो है मवेशी ज़्यादा पालने लगा, यानी भेड़ बकरी के बच्चे वगैरह ज़्यादा पालने लगा, और कोई खुद का काम भी करने लगा, खेती के साथ साथ कुछ और दस्तकारी वगैरह का काम भी करने लगा। तो इसमें क्या हुआ, ये बहुत ज़्यादा लोग बढ़ गए, तो इनके जो जातियों में बंटने लगे। फिर ये पहले अपने जो वो काम करते थे, यानी कि जो मवेशी पालता था वो उसके आधार पर, या जो दस्तकारी करता था उसके आधार पर, जो खेती करता था उसके आधार पर, ये लोग क्या हुए, जातियों में बंटने लगे, और उसके बाद उपजातियों में बंटने लगे, जातीज एंड सब कास्ट। ये जो जाति और उपजाति होती थी, ये परमानेंटली फिक्स नहीं होती थी, बल्कि ये पावर के साथ साथ बदलती रहती थी। यानी कि जो जिसके पास ज़्यादा पावर थी वो ऊंची जाति में चला जाता था, जिसके पास कम पावर थी वो नीची जाति में चला जाता था। फिर इसके बाद क्या है, जाति फाउंड देयर ओन रूल्स एंड रेगुलेशंस टू मैनेज द कंडक्ट ऑफ देयर मेंबर्स. These regulations were informed by assembly of elders, described some areas as the Jati Panchayat, but Jatis were also required to follow the rules of their village. Several villages were governed by chieftain. Together they were only one small unit of a state. तो इसमें क्या बताया गया, जो जातियाँ होती थी, जब जातियों में लोग बंटने लगे तो वो जातियाँ अपने रूल्स और रेगुलेशन खुद बनाती थी, यानी अपने नियम वो खुद बनाती थी और अपने मेंबर के द्वारा उसे चलाया जाता था. दीज रेगुलेशन वर इन्फोर्स बाय एन असेंबली ऑफ एल्डर्स, यानी जो बड़े लोग होते थे, जो बुज़ुर्ग लोग होते थे, उनके द्वारा इनको संचालित किया जाता था, वो इसे कंट्रोल करते थे. डिस्क्राइब इन सम एरियाज एज द जाति पंचायत, कहीं कहीं पे इसको जाति पंचायत भी बोला जाने लगा. बट जाति वर ऑल्सो रिक्वायर्ड टू फॉलो द रूल्स ऑफ देयर विलेज, लेकिन जातियों को भी अपने अपने गाँव के जो नियम थे वो मानने पड़ते थे. बहुत सारे जो गांव थे उनमें सामंतों का शासन चलता था. तो यही बताया गया है इसमें. जाति प्रथा के बारे में बताया गया, जाति प्रथा की शुरुआत कैसे हुई थी और जाति के नियम कैसे कौन बनाता था, कौन उसको कंट्रोल करता था. नेक्स्ट है हमारा रीजन एंड एम्पायर, यानी कि जो क्षेत्र और शासक, कहाँ कहाँ पर किस किस का शासक रहा था. लार्ज स्टेट लाइक द चोल्स Chapter 2, Tughlaq Chapter 3 और मुगल Chapter 4 encompassed many regions. A Sanskrit Prakshiti, for an example, praising the Delhi Sultanate Ghiyasuddin Balban, explained that he was the ruler of a vast empire that stretched from Bengal, गोड से लेकर in the east to Ghazni in अफगानिस्तान. यहाँ पे बताया गया कि कहाँ कहाँ पर किस किस का शासन था. जैसे कि ये बताया गया गियासुद्दीन बलबन, जो 1266 से लेकर 1287 तक दिल्ली का सुल्तान था, उसका शासन कहाँ से कहाँ तक था. उसका शासन था बंगाल से लेकर पूर्व में अफ़गानिस्तान तक. तो ये बताया गया कि उसके कौन कौन से राज्य उसके अंडर में आते थे.
इन द वेस्ट एंड इंक्लूडेड ऑल ऑफ द साउथ इंडिया, जिसको द्रविड़ भी कहा जाता था. पीपल ऑफ डिफरेंट रीजन्स, गौड़, आंध्रा, केरला, कर्नाटक, महाराष्ट्र और गुजरात, apparently fled before his army. Historians regard these as exaggerated claims of conquest. At the same time, they try to understand why rulers kept claiming to have control over different part of the subcontinent. तो यहाँ पे बताया गया है कि जो गयासुद्दीन बलबन का जो शासन था वो बहुत बड़ा एक वास्ट एम्पायर था, जो बंगाल से लेकर यानी कि यहाँ से लेकर कहीं से पूर्व में अफ़गानिस्तान तक फैला हुआ था, यानी कि यहाँ तक कहीं फैला हुआ था. तो वो कहाँ से कहाँ तक बता रहा है कि आंध्रा, केरला, कर्नाटक, महाराष्ट्र और गुजरात, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का शासन जो था वो गयासुद्दीन बलबन के अंडर में था, जो पूरा का पूरा साउथ इंडिया को कवर करता था, यहाँ को. हिस्टोरियंस रिगार्ड दिस एज एक्सरेटेड क्लेम्स ऑफ कॉन्क्वेस्ट. लेकिन जो हिस्टोरियंस होते हैं वो हमें क्या बताते हैं कि इन्होंने जो शासन है वो बड़ा चढ़ाकर हमें बता रखा है. एट द सेम टाइम दे ट्राई टू अंडरस्टैंड वाई रूलर्स केप्ट क्लेमिंग टू हैव कंट्रोल ओवर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सबकॉन्टिनेंट. अच्छा, इसके साथ साथ जो हिस्टोरियंस हैं वो ये भी पता लगाने की कोशिश करते रहते हैं कि जो राजा महाराजा होते थे वो अपनी पावर को इतना बड़ा चढ़ाकर क्यों बताते थे कि उन्होंने यहाँ से यहाँ तक कब्ज़ा कर रखा है या वहाँ से वहाँ तक कब्ज़ा कर रखा है. हिस्टोरियंस ये समझने की कोशिश करते हैं कि जो शासक लोग होते हैं वो इतना बड़ा चढ़ाकर क्यों बताते हैं. By 700, many regions already possessed distinct geographical dimension and their own language and cultural characteristics. You will learn more about this chapter 9. 700 सालों के दौरान बहुत सारी जो हैं हमारे पास चेंजेस आए, जिसमें ज्योग्राफिकल चेंजेस हुए और भाषाओं में और कल्चरल में. इसके बारे में और ज़्यादा हम पढ़ेंगे चैप्टर 9 में. They were also associated with the specific ruling dynasties. There was considerable conflict between these states. Occasionally, dynasties like the Chols, Khalji, Tughlaq and Mughals were able to build an empire that was a pan-regional spanning diverse regions. Not all these empires was equally stable or successful. Compare, for example, table 1 in the chapter 3 and 4. What was the duration of ruler ऑफ द खलजी एंड मुग़ल डायनेस्टी. तो यहाँ पे क्या बताया गया है, यहाँ पे ये बताया तो यहाँ पे ये बताया गया है कि जो छोटी छोटी जो राज होते थे जैसे कि चोल्स, खिलजीज और तुगलक, ये क्या करते थे, आपस में टकराते रहते थे, आपस में लड़ते रहते थे. कभी कभी तो क्या होता था, ये अपना साम्राज्य खड़ा कर लेते थे और कभी कभी क्या होता था, ये उसको स्टेबल भी नहीं रख पाते, यानी कि वो सही से नहीं चला पाते थे. नॉट ऑल दिस एम्पायर्स वर इक्वली स्टेबल और सक्सेसफुल. लेकिन इनमें से कोई भी स्टेबल यानी स्थिर नहीं रहा और सक्सेसफुल भी नहीं हो पाया. ये चैप्टर 3 में और 4 में हमारे पास दिखेगी एक टेबल, जिसको हम कंपेयर करेंगे बाद में. When the Mughal Empire declined in the 18th century, it led to re-emergence of the regional state. But years of imperial pan-regional ruler had altered the characters of regions. Across most of the subcontinent, the regional were left with the legacies of the big and small states that had ruler over them. This was apparent in the emergence of many distinct and shared traditions in the realms of governments, the management of the economy, elite culture and language. Through the thousand years between 700 and 1750, the characters of different regions did not grow in isolation. The region felt the impact of larger pan-regional force and integration without ever quite losing their distinct names. यहाँ पे क्या बताया गया है, जब 1818वीं शताब्दी में
जब मुग़ल अम्पायर जो है वो पतन होने लगा, यानी मुग़ल अम्पायर जो है वो ख़त्म होने लगा, उसके बाद क्या हुआ, जो छोटे छोटे क्षेत्र थे ना, जो क्षेत्रीय शासक थे, वो फिर से आने लगे। क्योंकि मुग़ल अम्पायर में क्या होता था, वो पूरे एक बड़े साम्राज्य को अपने हाथ में कंट्रोल लेकर चलते थे। लेकिन जब इनका पतन होने लगा, यानी मुग़लों का राज जाने लगा, तो फिर धीरे धीरे ये सब जो छोटे छोटे क्षेत्रीय शासक थे, छोटे छोटे राजा थे, वो फिर से आपस में लड़ने लगे। हालांकि इनकी परंपराएं अलग अलग होती थी, इनका गवर्नेंस का तरीका अलग अलग होता था, इनका संस्कृति अलग अलग होती थी, लेकिन फिर भी जो इतने सालों से इन पर एक शक्ति ने जो राज किया था, इन मुग़लों ने या किसी और ने राज किया था, वो एक साथ किया था सभी पे, तो इसलिए कुछ ना कुछ प्रभाव उसका भी था, यानी कि वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़े हुए थे। हालांकि उनकी परंपराएं फिर भी अलग अलग थीं, लेकिन वो इतने सालों तक, क्योंकि 400-500 सालों तक उन पे एक पावर ने राज किया, यानी मुग़ल ने राज किया था, तो कहीं ना कहीं वो उससे जुड़े हुए भी थे। ओल्ड एंड न्यू रिलीजन्स, यानी नए और पुराने धर्म। द थाउजेंड ईयर्स ऑफ हिस्ट्री दैट वी एक्सप्लोरिंग विटनेस मेजर डेवलपमेंट्स इन रिलीजियस ट्रेडिशंस. People's belief in divine was sometimes deeply personal, but more usually it was collective. Collective belief in supernatural agency religion was often closely connected with the social and economic organization of local community as the social word of it. This group altered, so too did their beliefs. तो नए और पुराने धर्म, सन 700 से लेकर सन 1750 तक हमें धर्मों में भी कई मेजर डिफरेंस देखने को मिले। कभी कभी तो ये होता था कि कभी कभी तो ये बहुत ज़्यादा एक पर्सनली होता था, यानी कोई इंसान बहुत ज़्यादा डीपली पर्सनली पूजा करता था, यानी वो देवी शक्ति में पर्सनली मानता था, यानी व्यक्तिगत तौर पर मानता था। लेकिन कभी कभी क्या होता था, एक बहुत बड़ा समूह एक साथ उसको मानता था, लेकिन ज़्यादातर जो था वो समूह, एक पूरा का पूरा समूह किसी पार्टिकुलर धर्म में विश्वास रखते थे। तो क्या हुआ था इसके बाद, it was during this period that important changes occurred in what we call Hinduism today. These included the worship of new deities, the construction of temple by royalty, and of the growing importance of Brahmins, the priests, as dominant group in the society. आज जिसको हम हिंदू धर्म के बारे में जानते हैं, जिसको हम हिंदू धर्म के बारे में पहचानते हैं, सन 700 से लेकर सन 1750 तक उसमें भी कई मेजर डिफरेंस हुए, यानी उसमें भी कई बड़े बदलाव आए। जैसे कि नए देवी देवताओं की पूजा होने लगी, नए मंदिर बनवाने लगे जो वहाँ के राजा महाराजा थे, और ब्राह्मण और प्रिस्ट एट द डोमिनेंट ग्रुप ऑफ सोसाइटी, यानी ब्राह्मण और जो पुजारी लोग थे वो क्या थे, डोमिनेंट ग्रुप थे, यानी वो समाज को चलाते थे। Their knowledge of Sanskrit text earned the Brahmins a lot of respect in society. Their dominant position was consolidated by the support of their patrons, new rulers searching for prestige. उनकी जो संस्कृत की नॉलेज थी, यानी जो ब्राह्मणों के पास संस्कृत का जो ज्ञान था, इस वजह से उन्हें समाज में एक अच्छी खासी इज्जत मिलती थी, और वो अपनी पोजीशन को भी डोमिनेट करते थे, यानी वो एक बड़े महत्वपूर्ण पद पर रहते थे, जिनको सपोर्ट मिलता था उनके पैटर्न्स का, यानी कि जो राजा महाराजा जो लोग होते थे वो उनको सपोर्ट करते थे, वो उनको हिफाजत से रखते थे। वन ऑफ द मेजर डेवलपमेंट्स ऑफ दिस पीरियड वाज इमर्जेंस ऑफ द आइडिया ऑफ भक्ति ऑफ ए लविंग पर्सनल डाइटी एंड द डेवोटीज कुड रीच विदाउट द एड्स ऑफ प्रीस्ट्स एंड एलबरेट रिचुअल्स। यू विल बी लर्निंग अबाउट हिज एंड ट्रेडिशन इन चैप्टर 8। अच्छा, चैप्टर 8 में हमें क्या पढ़ने को मिलेगा कि और क्या हुआ था। हाँ, तो बड़ा एक डिफरेंस क्या हुआ था कि जो भक्ति थी
of a loving personal deity that devotees could reach without the aid of priests and elaborate rituals. यानी कि जो भक्त था, जो एक आम इंसान था, वो बिना किसी ब्राह्मण की मदद के, बिना किसी कर्मकांड या पूजा के मदद के वो खुद अपने भगवान से मिल सकता था। तो भक्ति को एक ऐसी प्रेमिका के रूप में दिखाया गया कि बिना किसी ब्राह्मण के कर्मकांड की मदद से या बिना किसी पूजा पाठ की मदद से वो डायरेक्ट अपने गॉड से मिल सकता था। दिस वॉज आल्सो द पीरियड व्हेन न्यू रिलीजन्स अपेयर्ड इन सबकॉन्टिनेंट्स. Merchant and migrants first brought the teaching of the Holy Quran to India. In the 7th century, Muslims regard the Quran as their holy book and accept the sovereignty of the one God, Allah, who loves mercy and bounty, embrace all those who believes in Him without regard to social background. अच्छा, ये जो पीरियड था सन 700 से लेकर सन 1750 तक का, इसमें एक चीज़ और हुई थी कि जो उपमहाद्वीप से जो मर्चेंट यानी व्यापारी जो आए थे और माइग्रेंट्स यानी कि जो लोग वहाँ से यहाँ पर सफ़र करके हिजरत करके आए थे, वो अपने साथ सबसे पहले इस्लाम को लेकर आए थे। अपने साथ सबसे पहले होली कुरान की टीचिंग्स को, यानी कुरान शरीफ की टीचिंग्स, जो उसकी आयतें वगैरह थी, जो उसके बारे में कुरान शरीफ के बारे में थी, वो भारत में लेकर आए थे 7वीं शताब्दी में। मुस्लिम रिगार्ड द कुरान एज देयर होली बुक एंड एक्सेप्ट द सोवेरेंटी ऑफ दैट वन गॉड. मुस्लिम्स जो हैं, मुसलमान जो होते हैं, वो क्या करते हैं, वो कुरान शरीफ को अपनी होली यानी पवित्र ग्रंथ मानते हैं, सबसे बड़ी किताब मानते हैं और सिर्फ एक खुदा में विश्वास करते हैं जिसको अल्लाह कहते हैं. whose loves mercy and bounty embrace all those who believes in him without regard to social background. तो इस्लाम में क्या बताया गया है? मर्सी यानी कि दया और प्यार बताया गया है. जो भी दया और प्यार में विश्वास रखता है उसका यहाँ पर स्वागत है, भले ही उसका सोशल बैकग्राउंड यानी कि जो सामाजिक जाति उसकी कुछ भी रही हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता. Many rulers were patrons of Islam. The ulama, learned theologians and jurists. जो यहाँ के शासक थे वो पैटर्न्स थे, यानी कि वो हिफाजत में रखते थे किसको? उलेमा को. एंड लाइक हिंदुज़म, इस्लाम वाज इंटरप्रेटेड इन ए वैरायटी ऑफ वे बाय इट्स फॉलोअर्स. हिंदू धर्म की तरह इस्लाम में भी बहुत सारी वैरायटी पैदा हो गई, जैसे कि देवर द शिया मुस्लिम हु बिलीव्ड इन द प्रॉफिट मोहम्मद सन इन लॉ अली वाज द लेजिटिमेट लीडर ऑफ मुस्लिम कम्युनिटी. जैसे कि जो शिया मुस्लिम होते हैं वो क्या करते हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सन इन लॉ यानी कि दामाद को एज ए लेजिटिमेट लीडर यानी कि एक ऊंचा नेता मानते हैं. और एंड द सुन्नी मुस्लिम, जो सुन्नी मुस्लिम होते हैं, हु एक्सेप्टेड द अथॉरिटी ऑफ द अर्ली लीडर्स. जो सुन्नी मुस्लिम होते हैं वो क्या करते हैं, वो खलीफाओं को अपना नेता, वो खलीफाओं को अपना लीडर मानते हैं. There were other important differences between the various school of law, Hanafi and Shafi, mainly in India, and the theology by mystic tradition. और इसके अलावा जो यहाँ की किताबें थी, मुस्लिम की किताबें थी, उसमें भी बहुत सारे डिफरेंशिएस यानी कि अलग अलग चीज़ें मिलती थी, जिसमें जो मेन था वो था हनफी और शाफ़ी. यानी हनफी मसलक और शाफ़ी मसलक, इन दोनों में डिफरेंस था, अंतर था. तो अब आज हम इतना ही पढ़ेंगे. नेक्स्ट चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? नेक्स्ट चैप्टर में हम इसको पूरा कंप्लीट करके क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे. ठीक है, बस आज के लिए इतना ही रखते हैं.